नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल वर्मा जी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लाए हैं आपके लिए हिस्ट्री का टॉपिक दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत अपने आप में एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है जिसको हम बारी बारी और थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे। दिल्ली सल्तनत का जो कार्यकाल था वह 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक था। आपको पता होगा कि 1526 के बाद मुगल सल्तनत की स्थापना हो गई थी, इसलिए दिल्ली सल्तनत जो है 1206 से 1526 तक चला था। भारत में तुर्क नए थे उस समय। तुर्की आक्रमणकारियों ने भारत में मुस्लिम शासित क्षेत्रों के सीमाओं में बहुत ज़्यादा विकास किया और 1206 में मोहम्मद गौरी के मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। और इसका जो साक्ष्य है वो हमें उनका यानी कि स्रोत जो है, मुख्य स्रोत हमें अभिलेख, सिक्कों, स्मारक जैसे समझ लीजिए, किलाएं, मस्जिदों, मकाबरों और मंदिरों से मिलती है। उसके अलावा विदेशी इतिहासकार के वृत्तांत यानी कि यात्रा वृत्तांत और इतिहासकार, विदेशी यात्री और इतिहासकार के वृत्तांतों से मिलता है। जैसे विदेशी इतिहासकार हमारे यहाँ आए और यहाँ के बारे में लिखा, यानी कि यहाँ के राजाओं, यहाँ की कल्चर, यहाँ का जो लोग आम जीवन था उसके बारे में व्याख्या किया। हालांकि जो दरबारी इतिहासकार होते थे, कवि होते थे, वो आम जीवन के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं लिखते थे, यानी कि आम लोग जो होते थे, सामान्य जीवन व्यतीत करने वाले, उनके बारे में उतना ज़्यादा कुछ नहीं लिखते थे, यानी कि उनकी वर्णन नहीं करते थे। लेकिन जो विदेशी यात्री आते थे, यहाँ के सब कुछ के बारे में ज़्यादा विस्तार करते थे। तो उनके यात्रा वृत्तांत बोलिए, तो यात्रा वृत्तांत उसको बोलते हैं जो विदेशी यात्री अपने यात्रा के दौरान जो ग्रंथ लिखते हैं, और उस ग्रंथ में यहाँ के जीवन के बारे में और यहाँ के राजाओं के बारे में बहुत कुछ लिखा है। वही जो हमारा साक्ष्य प्राप्त होता है कि हमारा जो दिल्ली सल्तनत है वो कैसे कैसे शासकों के द्वारा शासित किया गया था। अब दिल्ली सल्तनत के अंदर हम 5 वंश को पढ़ेंगे। मुख्य 5 वंश हैं जो दिल्ली सल्तनत के दौरान दिल्ली में शासन किया, जिसमें पहला था गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश और चौथा सैयद वंश और लोदी वंश, अंत में लोदी वंश। जो गुलाम वंश था 1206 से 1290 तक शासन किया, यानी कि लगभग 84 साल। तुगलक वंश जो है 1320 से 1414 तक, यानी कि लगभग इसका ड्यूरेशन देख लिया जाए तो 94 वर्ष का था। और यहाँ पे देखिए जो सैयद वंश है, इसने बहुत लंबा जो कह सकते हैं कि शासन किया था, 1414 से लेके 1451 तक। बहुत लंबा नहीं कह सकते हैं, सॉरी माफ कीजिएगा, कि बहुत लंबा नहीं टिका था। ये 1414 में आया और 1451 में इसका खत्म हो गया। और जो ये लोदी वंश है 1451 से 1526 तक, इसको बोल सकते कि लंबा था। अब इस दौरान हम सबको एक एक करके पढ़ेंगे और जो इसको याद करने का तरीका है ये भी हम बताएंगे आपको कि इसका आसान तरीका से कैसे आप दिल्ली का जो सल्तनत के राजाएं थे, शासक थे, उनको कैसे आप क्रमबद्ध तरीके से याद कर सकते हैं। इनके लिए एक हमारा जो ट्रिक है, बोलचाल भाषा में आपको ही पता होगा और हम तो बता ही देंगे, जैसे रेडिकुलस टाइप। रेडिकुलस टाइप बनाने से ये होता है कि हमें मजाक मजाक में अच्छे से याद हो जाता है, इसीलिए हम इसको मजाक मजाक में आपको याद करा देंगे, बस थोड़ा सा सब्र रखिए। अब हम पढ़ेंगे गुलाम वंश के बारे में। गुलाम वंश जो है 1206 ईस्वी से लेके 1290 तक था, यानी कि आप जोड़ लीजिए तो 84 वर्ष का समय था। 84 वर्ष तक दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का शासन चला। गुलाम वंश 1206 से 1290 तक, यानी कि गुलाम वंश जो था दिल्ली सल्तनत में 84 साल तक शासन किया, जिसके दौरान सबसे पहला जो शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम वंश का संस्थापक भी कह सकते हैं और पहला शासक भी कर सकते हैं, जो कि 4 साल तक इस पे शासन किया था, 1206 से लेकर 1210 तक। और इसकी जीवन की जो शुरुआती दौर थी वह मोहम्मद गौरी, जो कि 1206 में मृत्यु थी जिसकी, उसी के गुलाम के रूप में यह जीवन व्यतीत कर रहा था। इसीलिए इसने अपने जो वंश जब शासन करते समय वंश बनाया, उसका नाम रख दिया गुलाम वंश, क्योंकि यह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। मोहम्मद गौरी के मृत्यु के बाद
जब यह सत्ता में आया कुतुबुद्दीन ऐबक, तो शुरुआती दौर में इसको बहुत सारे विरोध का सामना करना पड़ा। इसके सामंत जो थे, यानी कि जहाँ पे ये मोहम्मद गोरी के पास काम करता था, इसके बराबरी में जो काम करने वाले लोग थे वो इनसे बहुत जलते थे और इसका विरोध करते रहे कि तुम सत्ता में, मतलब ये गद्दी पर कैसे बैठ सकता है, और मैं भी बराबरी का था तो मैं नीचे क्यों रहूं। इसके दौर में, मतलब हम आपको समझा दें आम भाषा में कि जो बराबरी के लोग इसके थे, जो काम करते थे, वो थोड़ा इससे जलस और ईर्ष्या होते थे। इसीलिए इसको हमेशा आंतरिक जो कलह था उसका सामना करना पड़ा, आंतरिक विरोध का सामना करना पड़ा, और बाहरी आक्रमण तो होते ही रहते थे, उसका भी सामना करना पड़ा। और इसने बख्तियार, जो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे, उसके स्मृति में कुतुब मीनार बनाया, जिसका आपको पता होगा कुतुब मीनार कहाँ है, दिल्ली में। तो दिल्ली में जो कुतुब मीनार है उसका निर्माण इसी ने करवाया था। हालांकि पूरा नहीं करवा पाया था, आगे चल के उसको पूरा करवाए थे इल्तुतमिश, जो कि क्योंकि इनका मृत्यु जो है 1210 में ही हो चुका था। चौगान खेलते समय इनकी मृत्यु हो गई थी लाहौर में। लाहौर में इनकी चौगान खेलते समय, चौगान का मतलब आप समझते हैं, पोलो, जो घोड़े पर बैठ के खेला जाता है, तो उसी समय इनके घोड़े से गिरने से मृत्यु हो गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद अगला शासक बनता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो था इसी का गुलाम था और बाद में इसका दामाद बन जाता है। और इल्तुतमिश इसके जो बचे हुए निर्माण कार्य थे उनको पूरा करता है। और इसी दौरान इसने अपने जितने भी दुश्मन थे इनको दमन किया, और दमन करने में जो साथ दिए इनके सरदार, उन 40 सरदारों का एक गुट बनाया और उसका नाम दिया चालीसा। और चालीसा वो जो गुट था वो इसको हर जगह युद्ध में मदद किए। और उसी दौरान मुल्तान का जो कुबाच नाम का एक शासक था और गजनी का एक तजाउद्दीन यल्दूज, 2 ऐसे शासक थे जो भारत पर आक्रमण करने और कब्जा करने में आए थे, जिसने इन्होंने हराया, और ये हरा कर उन दोनों को भगा देता है। उसी दौरान गंगा की घाटी में राजपूतों और कई गवर्नरों से इनका जो होता है युद्ध होता है, लेकिन इन्होंने उन सबको हरा कर, मैंने पहले ही बताया था तुर्की के थे, तो तुर्की का मान बरकरार रखते हैं। अब हम पढ़ेंगे जब इनकी मृत्यु हो जाती है 1236 में, उनके बाद 1236 में इनकी इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद अब हम जानेंगे रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान जो थी वो पहली महिला शासक भी थी, माना जाता है भारत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान थी। यह 1236 में गद्दी पर बैठती है और 1240 तक रहती है, यानी कि 4 साल। आप समझ सकते हैं कि 4 साल बहुत कम ड्यूरेशन है। तो इसका कारण यह है कि यह महिला होने के कारण इनको बहुत सारे विरोधों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि यह महिला थी। और महिला होने के कारण इनके आंतरिक विरोध बहुत ज़्यादा किया गया इनका। और आंतरिक विरोध में विरोधियों के जो नेता थे वो, और सर हिंद के सरदार अल्तुनिया से यह हार गई युद्ध में। हारने के बाद युद्ध अल्तुनिया से विवाह कर लेती हैं, और यह बहुत चल्हाक भी मानी जाती थी कि बहुत चल्हाक है, और इसी वजह से वह क्या बोलते हैं, फिर अल्तुनिया से शादी करके फिर से गद्दी पर बैठ जाती हैं। इन्हें कहा जाता है कि इन्हें घुड़सवारी का बहुत ही अच्छा ज्ञान था, और यह बहुत ही युद्ध कला जानती थी। कितनी बार सेनाओं का जो सेनापति का काम होता वो भी कर चुकी थी, इसीलिए इन्हें बार बार गद्दी पर बैठने का शौक भी था। 1240 में इनको षड्यंत्र रच के मार दिया जाता है। कहा जाता है कि जब अल्तुनिया से शादी इनका हुआ और फिर से गद्दी पर जब कायम हुई, तो किसी इनका विरोधी जो थे उनको रास नहीं आया, और यूँ क्या करते हैं कि 1240 में षड्यंत्र रच के सरदारों द्वारा मार दिया था। यानी कि सरदार ही वो थे जो षड्यंत्र रचते हैं। अब हम पढ़ेंगे इनकी मृत्यु के बाद आंतरिक कलह चलता है 6 साल तक। 6 साल तक आंतरिक कलह चलता है, यानी कि 46 तक। उसके बाद 6 साल के बाद गद्दी पर बैठता है इल्तुतमिश का बेटा नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद बैठता है गद्दी पे, और वह बहुत ही आराम फरोश, यानी कि कह सकते हैं बहुत ही अय्यास वाला व्यक्ति था, और वह बहुत ही मानसिक रूप से कमज़ोर, जो कह सकते हैं कि बस वो उसके अंदर आलस्यपन भरा हुआ था, वो ज़्यादा मेहनत करना नहीं चाहता था। इसके लिए उसने एक प्रधानमंत्री नियुक्त किया, और जो कि 20 साल तक प्रधानमंत्री रखा। उसका नाम था गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन जो थे वो 20 साल तक नसरुद्दीन महमूद के
प्रधानमंत्री बन के रहे और इसी दौरान उनकी मृत्यु जैसी होती है नसरुद्दीन मोहम्मद की, तो वह गद्दी पर कायम हो जाते हैं और 1265 में यह सत्ता संभाल लेते हैं। और जैसे ही 1265 में सत्ता संभालते हैं तो बहुत सारा मतलब क्या बोलते हैं कि इन्होंने काम में सुधार लाया, बहुत कड़े फैसले लिए गए जिससे लोगों के अंदर डर पैदा किया गया, लोगों के अंदर भय पैदा किया गया, सम्मान पैदा किया गया। इनके दरबार में जो आता था वो माथा टेकता था और बहुत सारे मतलब ये जो है ना राज्य व्यवस्था में अपना वो डर कायम कर दिया था इन्होंने। कानून व्यवस्था और शांति का भी जो इनका था एक बहुत मुख्य योगदान था कि उत्तर पश्चिम में बहुत भारी सेना बल तैयार किया ताकि उधर से जो आक्रमणकारी आते थे, उस सिरदर्द बने हुए थे उनके, वो ना आए। मंगोल से आते थे, उत्तर पश्चिम से कौन आएगा? मंगोल आएंगे। मंगोल जो थे वो आते थे उत्तर पश्चिम से हमला करते थे और जो कि इनकी सबसे बड़ी परेशानी थी, इसलिए उत्तर पश्चिम के जो सीमा थी उस पर इन्होंने भारी सेना बल तैनात कर दिया और इन्होंने चालीसा को समाप्त कर दिया। सबसे मुख्य इनका पॉइंट आता है एग्जाम वगैरह में कि चालीसा को कौन समाप्त किया था, तो गयासुद्दीन बलबन। और गयासुद्दीन बलबन जो है सबसे मुख्य पॉइंट कि गुलाम वंश यानी स्लेव डेंसिटी के सबसे आखिरी शासक होते हैं। इनके बाद स्लेव डेंसिटी खत्म यानी कि गुलाम वंश खत्म और ये 65 से 87 तक बस इनका कार्यकाल होता है। उसके बाद कुछ साल तक कुछ आंतरिक कलह चलता है या विरोध चलता है, जो भी कहिए। उसके बाद नए वंश का स्थापना होता है और जो अगला वंश है वो है खिलजी वंश। अब खिलजी वंश हम आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे क्योंकि यह जो है ये टॉपिक हमारा खत्म होता है यानी कि गुलाम वंश खत्म होता है।